दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो भी हम कमाते हैं उस पे किसी तीसरे की नज़र ना हो और जो भी हमारे पास पैसा है उस पे किसी की मॉनिटरिंग ना हो। हम सोचते हैं पर कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन 13 साल पहले 31 अक्टूबर 2008 में एक इंसान जिसका नाम सतोशी नाकामोतो था, उसने एक पेपर इंटरनेट पर पब्लिश किया। उनका कहना था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक पार्टी से दूसरे पार्टी को होता है वो बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, गवर्नमेंट के होना चाहिए, क्योंकि पैसा मेरा है तो अधिकार भी मेरा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल बड़ा डे में स्वागत है। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही आपको एजुकेशनल, फाइनेंस से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस एंड लर्निंग की डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस मिलती रहती हैं। आपने हाल में ही सुना होगा कि इंडिया गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाने की प्लानिंग कर रही है और इसमें इस विंटर सीजन में एक न्यू रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती है और क्रिप्टो करेंसी एज ए अल्टरनेट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या इलीगल है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी एंड हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट्स है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टो एंड करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट एंड करेंसी का जो मतलब है गुड्स और सर्विस बाई करने का एक मीडियम। इसको हम प्राइवेट करेंसी भी बोलते हैं। इस करेंसी में किसी भी सेंट्रल बैंक अथवा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई भी कंट्रोल या रेगुलेशन नहीं होता है। जैसे यूएस डॉलर को यूएस कंट्रोल करती, यूएस बैंक कंट्रोल करती और इंडियन रुपीज़ को हमारा सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई कंट्रोल करता है। 2008 में ये सिर्फ एक आइडिया था उस बंदे के मन में, सतोशी के मन में, और आज यही क्रिप्टो एक्सचेंज पे लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग होती है, जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में होती है। वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका दुनिया का इतना पावरफुल कंट्री हो गया था कि दूसरी कंट्री को अपने करेंसी को यूएस डॉलर के साथ जोड़ना पड़ा और यूएस डॉलर एक गोल्ड भंडारण के साथ जुड़ा हुआ था जो इसकी गारंटी थी। एक्चुअल वैल्यू जो होती है गोल्ड और सिल्वर में ही होती है, बट गोल्ड और सिल्वर को पॉकेट में लेके चलना ये पॉसिबल नहीं है। अपने कन्वीनियंस के लिए हमने करेंसी नोट को इंट्रोड्यूस किया। 1971 के बाद यूएसए ने गोल्ड स्टैंडर्ड के रूल को ख़त्म कर दिया और उसने कहा कि कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक अपनी मर्जी से उस कंट्री का करेंसी प्रिंट कर सकती है। बट दोस्तों, ये सब क्रिप्टो करेंसी से क्या लेना देना है जो मैं ये सब बता रहा हूँ? जी हाँ, इसका लेना देना है, क्योंकि बैंक और सरकार की लापरवाही की वजह से कितने सारे लोग लोन लेके चले जाते हैं और बैंक दिवालिया घोषित हो जाती है और बैंक को बोलते हैं कि मैं दिवालिया हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है पे करने के लिए। आपने वैसे भी 2016 नवंबर में तो देखा ही होगा कि नोटबंदी की वजह से कितने आदमियों को नुकसान पहुंचा और इवन जो भी लोग बैंक में लोन लेते हैं उससे भी आम आदमी को नुकसान पहुंचता है। आपको और याद ही होगा कि 2008 में एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आया था। उसके बाद से ही क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ और उसमें सबसे पहले बिटकॉइन आया, उसके बाद इथेरियम, फिर लिटकॉइन, फिर रिपल एंड डॉग कॉइन आया। अब मार्केट में 2000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। अब हम दूसरा देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है, चाहे वो बैंक में हो चाहे वो फिजिकली ट्रांजैक्शन हो, उसको एक खाते में, वही खाते में नोट किया जाता है। इसको हम पब्लिक लेजर बोलते हैं और इसमें कोई एक पार्टी मेंटेन करती है। जैसे आपके बैंक अकाउंट के केस में आपने देखा होगा कि आपका बैंक मेंटेन करती है, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज में जो पब्लिक लेजर मेंटेन होता है वो बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर मेंटेन करते हैं। उसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। मतलब ये एक कंप्यूटर नहीं बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर मिलके इस पब्लिक लेजर को मेंटेन करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि इसको सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर मिलके इसको मेंटेन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि यह एक लोग का लेजर नहीं है बल्कि अनेक लोगों का ये लेजर है। इस टेक्नोलॉजी को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी
कहते हैं। इस ट्रांजैक्शन को एक दूसरे की ब्लॉक की चेन के साथ कनेक्टेड होता है और एक कंप्यूटर से नहीं बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर से मिलके ये जुड़ा होता है और इसकी जो डेटा होता है वो एकदम सिक्योरिटी के साथ अवेलेबल होता है। इसको कोई चीटिंग और फ्रॉड नहीं किया जा सकता। जब भी कोई चीटिंग और फ्रॉड करता है तो हम उसको इजीली से ट्रैक कर सकते हैं। जो भी लोग इस पब्लिक लेजर को मेंटेन करते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसको हम माइनर्स बोलते हैं, और जो इस प्रोसेस और ट्रांजैक्शन को मेंटेन और वैलिडेट करते हैं उसको हम माइनिंग बोलते हैं। ये सब पेन और पेपर पे नहीं होता बल्कि ये एक सिस्टम के अंदर होता है, एक सिस्टम के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, ये ऑटोमेटिक होता है। इसके लिए बहुत ही हाई फाई स्पेशल कंप्यूटर जिसकी हाई प्रोसेसिंग पावर होती है और स्पेशल सॉफ्टवेयर की वजह से एक कैलकुलेशन किया जाता है। ये इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम और मनी इन्वॉल्व हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, उसे हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो लोग काम करते हैं उसके बदले में, तो काम कौन करता है? माइनर, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जो भी माइनर्स काम करते हैं उनको रिवार्ड्स के बदले में कुछ मिलता है। वो क्या मिलता है? उसी करेंसी में उनको कॉइन्स मिलता है। जैसे वो बिटकॉइन हैंडल कर रहे हैं उनको बिटकॉइन मिलेगा और दूसरी करेंसी हैंडल कर रहे हैं तो उनको रिवार्ड में दूसरी करेंसी मिलता है। आपको ये सब देख के ये लग रहा होगा कि इस ट्रांजैक्शन में कोई प्राइवेसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का मेन मतलब यही है, प्राइवेसी। दोस्तों यहाँ पे प्राइवेसी के लिए एक होता है क्रिप्टोग्राफी जो कि काम करता है। उसका मेन मतलब यह है कि जो भी ट्रांजैक्शन सिस्टम में होता है वो सब कुछ कोडेड है। कहने का मतलब जो बड़ा ड्रीम है वो बड़ा ड्रीम नहीं है, किसी और नाम से कोडेड है। तो ये कभी भी कोई ट्रैक नहीं कर सकता, कभी भी क्या कहते हैं कोई प्राइवेसी को पकड़ नहीं सकता। इतना मतलब सिस्टमेटिक और कोडेड होता है। प्राइवेसी के कारण ही क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि उनको ये लगा कि बहुत ही सेफ है, बहुत ही प्राइवेट है। और कुछ लोगों का यही प्रॉब्लम थे कि मतलब पैसा मेरा है तो कंट्रोल भी मेरा होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में, गवर्नमेंट जब चाहती है बहुत सारे पैसे को प्रिंट कर देती है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और घट जाता है, रेपो रेट घटा देती है तो इन्फ्लेशन घट जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। पैसा मेरा है तो मेरा अधिकार भी होना चाहिए, कंट्रोल भी मेरा होना चाहिए। अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने पहला वीडियो इन्फ्लेशन के बारे में बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और जो तीसरा है, हमने बोला कि बिटकॉइन एज ए अल्टरनेट करेंसी। यदि बिटकॉइन को हम अल्टरनेट करेंसी के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, तो आजकल लोग बिटकॉइन को एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग चाहते हैं कि हम उसको एज ए करेंसी के रूप में यूज़ करना चाहिए, जैसे कि रुपीज़ और डॉलर यूज होता है। बट आजकल बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी मेनली इन्वेस्टमेंट के रूप में ही यूज हो रहा है। लोगों का मानना है कि आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको कुछ साल बाद एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे कि हम गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया गोल्ड की तरह। अगर आपको गोल्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना हो तो हमने एक वीडियो बनाया था गोल्ड के बारे में, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, कृपया उसको जाके देख लें। और इसीलिए इसको हम डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं क्रिप्टो करेंसी को। बिटकॉइन अभी भी वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है और क्या कहते हैं कंप्यूटर में है। कभी ये प्राइवेट करेंसी नहीं है, मतलब फिजिकल करेंसी नहीं है। प्राइवेट करेंसी तो है, फिजिकल करेंसी नहीं है। हम अपनी पास वाली दुकान में जाकर अंडे और ब्रेड नहीं खरीद सकते इससे। तो ये वाइडली एक्सेप्टेबल अभी भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि शायद ही फ्यूचर में आने वाले टाइम में इसको हम एज ए करेंसी यूज करें। बट फिलहाल इंडिया में अभी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बट कुछ कंट्री में इसको एज ए कॉइन भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है? आंसर इज यस। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना ये एक लीगल है, बट अभी भी क्रिप्टो करेंसी एक लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है। कहने का मतलब है आप इसको एज ए करेंसी यूज नहीं कर सकते जैसे कि आप रुपये की यूज़ कर रहे हैं। बट कुछ कंट्री में ये लीगल टेंडर ऑफ मनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मतलब इसको लेके आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। बट इंडिया में अभी भी ये लीगल टेंडर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना, होल्ड करना और उसको ट्रेड करना ये अभी भी लीगल है।
2013 से ही इंडिया में लोग क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। बट 2018 में आरबीआई ने बैंक और अदर रेगुलेटरीज एंटिटी जो कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करती थी उन पे बैन लगा दिया था। बट कुछ लोगों ने इस बैन को कोर्ट में ले गए, कोर्ट में फाइल किया, एफआईआर किया। बाद में मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा लिया और अब 2021 में गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 इंट्रोड्यूस कर रही है इस विंटर सीजन में, जो कि 29 तक नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। इस बिल का जो मेन पर्पज़ है वो जो अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी को बंद करना है और आरबीआई द्वारा रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देना है। आरबीआई डिजिटल करेंसी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का प्लान कर रही है। होपफुली इंडिया में भी डिजिटल करेंसी आरबीआई के द्वारा जल्दी ही इंट्रोड्यूस होगा और हम उसको ट्रेड कर सकेंगे बिना किसी बैन के। नेक्स्ट जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है क्रिप्टो करेंसी के। सो एडवांटेज में तो पहली बात तो जैसा मैंने कि बोला कि डिसेंट्रलाइज है, किसी का कोई इस पर कंट्रोल नहीं है, किसी भी फाइनेंशियल किसी थर्ड पार्टी का। और दूसरा जो है नो गवर्नमेंट कंट्रोल, किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है, आपकी अर्निंग है, आप जहाँ चाहें वहाँ इन्वेस्ट करें, जो भी करें किसी को पता नहीं चलेगा। और ये बहुत सेफ़ है क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, एक लोग इसको मैनेज नहीं करता, बहुत सारे कंप्यूटर मिल के मैनेज करते हैं, तो जो भी चीटिंग फ्रॉड होगा उसको हम ईजी से ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत सेफ़ है। और जो इसके डिसएडवांटेज है, पहली बात डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जैसा मैंने बोला, एक तो एडवांटेज भी डिसएडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई भी रोल नहीं है। तो यदि आपके साथ कुछ गड़बड़ होता है तो आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, कोई किसी को देखने, मतलब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ही जिम्मेदारी लेंगे, आप ही जिम्मेदार होंगे कुछ यदि फ्रॉड होता है तो। और जो दूसरा है वो अनएथिकल यूज में, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग में, टेरर फंडिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल करेंसी नहीं है, वर्चुअल करेंसी है, तो इसको कहीं भी गलत जगह यूज किया जा सकता है। और तीसरा है कि जैसा मैंने पहले ही बोला कि इसमें बहुत ही हाई प्रोसेसर, बहुत ही हाई कंप्यूटर, बहुत ही स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी का भी यूजेज होता है, तो ये इको फ्रेंडली नहीं है, तो ये बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और तब तक के लिए नमस्कार।